हाय स्टूडेंट्स, सो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर्स का एक तो छोटा सा रिविजन हिंदी में समझा देते हैं। जो जिन लोगों को समझ में ना आए हो सुन लो। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? सो बायोटेक्नोलॉजी इज हमने जैसे बोला था, बायोटेक्नोलॉजी लगता है कि नया वाला ब्रांच है, लेकिन नहीं। जब से कर्ड बनना, अल्कोहल ड्रिंक्स वगैरह सब बनने शुरू हुआ था, तब से ही बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल है। का मतलब हुआ फर्मेंटेशन जो प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एम्प्लॉयड। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके चीजें बना रहे हैं, ऐसे ना। सो वो वहाँ पे भी कौन आ रहा है काम पे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो कुछ प्रोसेसेस कर रहे हैं जिससे एक तो प्रोडक्ट मिल रहा है मेरे को। जब देखा जाए तो वो भी क्या है, एक तो टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर रहे हैं तो उसको क्या हो जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके कुछ प्रोसेसेस करके हम एक तो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। सो क्रूडली पूछा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन क्या रहेगा? ये डील्स विद टेक्निक्स, जो भी टेक्निक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नहीं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, उस एंजाइम को लेके हम कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ प्रोसेसेस में उसको इन्वॉल्व किया जाए, तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम क्या बोल करेंगे? हम बोलेंगे उसको बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी का टर्म बायोटेक्नोलॉजी किसने दिया था? इस आदमी ने, इसका नाम है कार्ल एरिके, वाज द पर्सन हु हैज गिवन द नेम व्हाट, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB, उसने क्या बोला था कि बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा डेफिनेशन दिया है। वो बोला है कि बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब कुल मिलके, ठीक है। कौन सा ब्रांच सब एक साथ मिलके बायोटेक्नोलॉजी बन रहा है। बायोटेक्नोलॉजी में नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस जो बॉटनी, जूलॉजी वो वगैरह सब। उसके बाद उसका ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के, उसके बाद उस सेल्स के भीतर का जो भी पार्ट्स हो वो मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, मतलब उसके भीतर जो मॉलिक्यूल्स रहेगा, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, उसका सिंथेटिकली प्रोड्यूस करने वाला एक ही जैसा दिखने वाला चीज़ें, ओके, वो सब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो बनाने में हेल्प कर रहा है, सब मिलके वो ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? इट इज इंटीग्रेशन। सो इट इज इंटीग्रेशन का मतलब सब मिलके, कौन कौन मिल रहा है? नेचुरल साइंस उसमें आ रहा है, ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उसके सेल्स, उस सेल्स के पार्ट्स, उसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, और ये सब यूज करके जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हम लोग बना रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल है दो प्रिंसिपल, ठीक है। सो क्वेश्चंस पूछा जाए, लिस्ट द टू प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। छोटा करके 2 मार्क्स का हो तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस लिखने से काफी होगा, लेकिन थोड़ा 3 मार्क्स का हो तो हमको बढ़ा के लिखना पड़ेगा, राइट। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम है RDNA टेक्नोलॉजी, नहीं तो इसको और नाम दे सकते हैं, बोलते हैं हम कट एंड पेस्ट टेक्नोलॉजी। सो ये सब क्या हुआ? प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं? ऐसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, सो तुम लोगों को पता है हम लोगों में क्या है, वी आर हैविंग अवर DNA, है ना। सो ये DNA में थोड़ा थोड़ा सीक्वेंसेस जो है, एक एक जीन करके बुकाते हैं, क्या बोलते हैं? जीन। अब ये जीन जब देखा जाए, ये जीन किसी एक कैरेक्टर के लिए क्या करेगा? कोड करेगा, ठीक है। अब नॉर्मल यदि जीन इस DNA नॉर्मल रहे, ओके, दिस DNA इज नॉर्मल, इमेजिन ये DNA नॉर्मल है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस DNA में कुछ पोर्शंस को हटा के, ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रिमूव, सो दिस इज द DNA, आई एम गोइंग टू रिमूव अ बिट ऑफ द पोर्शन, ठीक है। हम थोड़ा पोर्शन को वहाँ से, एक पोर्शन को हटा के वहाँ पे यदि नया वाला पोर्शन डाल दे तो हो गया हमारा, ये नॉर्मल DNA हो जाएगा मेरा RDNA। क्या हो जाएगा? RDNA मतलब रिकॉम्बिनेंट DNA। दूसरा वाला DNA जो नेचुरल नहीं था, हमने बनाया। कैसे बनाया? एक तो रीजन को कट किया,
जीन का, और उसमें दूसरा वाला जीन डाल के एक तो नया वाला डीएनए बना दिया। उस डीएनए को हम बोलते हैं आरडीएनए। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कट करके निकाल रहे हैं और पेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, कट एंड पेस्ट टेक्नोलॉजी। नाम क्या हुआ, कट एंड पेस्ट टेक्नोलॉजी। सो कट एंड पेस्ट हम पता चल गया। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों है, क्योंकि हम कट एंड पेस्ट किस चीज को कर रहे हैं, जीन को कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग। और दूसरा तीसरा क्या था, रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इसी का भी नाम आरडीएनए। क्यों, क्योंकि ये कट पेस्ट करके जेनेटिक इंजीनियरिंग करके जो चीज मुझे मिल रहा है वो वाला रिकॉम्बिनेंट है, मतलब वो वाला थोड़ा डिफरेंट है, कुछ और जीन का कॉम्बिनेशन से मिला है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। सो ये वाला प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में फर्स्ट वाला पॉइंट हुआ। सेकेंड वाला पॉइंट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। व्हाट डू यू मीन बाय मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस का मतलब हुआ तुम्हारा, स्टेराइल का मतलब है जर्म फ्री। हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में कुछ चीज बनाने के लिए, तो वहां पे और एक तो दूसरा चीज का हमें बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है, वो है तुम्हारा वहां पे जर्म फ्री एनवायरनमेंट हो। जर्म फ्री का मतलब क्या है, वहां पे हम जो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हैं, यूज करके कुछ चीजें बना रहे हैं, उसको हम रखो ऑर्गेनिज्म ए को यूज करके हम कुछ चीज बना रहे हैं, ठीक है, उसका डीएनए लेके उसमें कुछ इंसर्ट करके कुछ चीज हम बना रहे हैं। सो उसमें सिर्फ ए वाला ऑर्गेनिज्म ही होना चाहिए उस मीडियम में जहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ ए वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होना चाहिए। यदि कोई दूसरा वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे आ गया, जैसे कि बी वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि सोचो कि वहाँ पे आ गया, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो स्टडी है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो ठीक तरफ से प्रोडक्ट मेरे को नहीं मिलेगा, कंटैमिनेट हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा इस प्रोसेस में, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में दूसरा वाला पॉइंट जो हमको याद रखना है कि वहाँ पे हम जब भी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो भी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस में बना रहे हैं वो स्टेराइल हो, मीन्स दे शुड बी इन प्योर फॉर्म, ओके, शुड नॉट बी कंटैमिनेटेड, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कुछ और ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो करना नहीं चाहिए। तो वहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्टेराइल एनवायरनमेंट, जर्म फ्री एनवायरनमेंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी हम बायोटेक्नोलॉजी में क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। सो ये वाला हुआ तुम्हारा प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट थोड़ा बहुत पॉइंट्स हम लोगों को रट्टा मारना है। एक तो है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। सो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन तुम लोग पढ़े होंगे, वन प्लांट ए विच इज़ हाई यील्डिंग, ओके, वहाँ में फ्लावर है, फ्लावर में पोलन ग्रेन्स हैं, सो पोलन ग्रेन में मीन्स और एक तो स्टिग्मा स्टाइल वो भी होगा, राइट। सो और एक तो प्लांट है उसमें भी फ्लावर है, उसका भी पोलन ग्रेन्स है, उसका भी स्टिग्मा फीमेल पार्ट है, ये वाला बी हुआ। अब सोचो ये वाला हाई यील्डिंग है और ए वाला डिजीज रेसिस्टेंट, ओके, दिस प्लांट इज हाई यील्डिंग ए वाला प्लांट एंड बी वाला प्लांट जो है वो डिजीज रेसिस्टेंट। अब देखो ये वाला डिजीज रेसिस्टेंट है, लेकिन इसमें और एक तो जीन है जो जीन ड्रॉट प्रून है। ड्रॉट प्रून का मतलब क्या हुआ, उसमें पानी यदि न ठीक तरह से दे जाए तो वो प्लांट क्या हो जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। सो ड्रॉट प्रून हो गया। सो उसका ऑपोजिट क्या होगा, ड्रॉट रेसिस्टेंट, मतलब पानी कम रहने से भी वो अच्छे से ग्रो करेगा। ये ड्रॉट प्रून जो है वो अच्छा वाला कैरेक्टर नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि पानी हमको देना पड़ेगा तब भी वो जाके जो प्लांट हम डेवलप कर रहे हैं अच्छे से पानी मिलने से ही वो रहेगा। अब पानी का तो दिक्कत वही कहीं जगह पर है ना, इसीलिए सो क्या होता है, ये वाला एक तो अच्छा कैरेक्टर नहीं है, डिजायरेबल कैरेक्टर नहीं है। ठीक है। सो अब हम सोचो कि इसका और इसका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट ए का और प्लांट बी का आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग पोलन ग्रेन्स को निकाल देते हैं प्लांट से, नहीं। सो एक तो प्लांट में, एक तो फ्लावर में से पोलन ग्रेन को निकाल दिया, यहाँ पे से पोलन ग्रेन को ले जाके इस फ्लावर के स्टिग्मा में डाला। डालने के बाद क्या होगा, ये पोलन ग्रेन जाके यहाँ पे एग से फ्यूज करेगा और मुझे एक तो सीड मिलेगा। उस सीड में शायद हाई यील्डिंग भी होगा, डिजीज रेसिस्टेंट भी होगा, उसके साथ कुछ और एक तो भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ड्रॉट प्रून का मतलब वो हाई यील्डिंग है, डिजीज रेसिस्टेंट है, लेकिन
वो पानी पे डिपेंड कर रहा है ज़्यादा, ये वो वाला अच्छा कैरेक्टर नहीं है। तो ये हटाना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, मुश्किल होगा। लेकिन इसी को हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करके इस चीज़ को हम ईजिली कर सकते हैं। क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक तो सीड बना रहे हैं, उस सीड को हम आर्टिफिशियली जब बना रहे हैं, उस सीड में हम हमारा जो भी कैरेक्टर्स चाहिए करेक्टली कट करके पेस्ट करेंगे। जैसा कि हाई यील्डिंग वाला जीन डाल दिया, फिर डिजीज रेजिस्टेंट वाला जीन डाल दिया, और वो ड्रॉट प्रून वाला जीन को क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, सो हम कट करके निकाल भी सकते हैं और कट करके उसमें नई चीज़ डाल भी सकते हैं। तो हमें जो सीड मिलेगा उसमें सिर्फ क्या रहेगा, डिजायरेबल कैरेक्टर्स, अच्छा वाला कैरेक्टर्स, बुरा वाला कैरेक्टर्स को हम काट के निकाल देंगे। ठीक है, सो ये वाला ज़्यादा फायदेमंद होगा, इजी होगा। सो एक सीड मेरे मिल जाएगा, उसमें से टिश्यू कल्चर करके हम बहुत सारा प्लांट्स उसी प्लांट में से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसीलिए ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन से क्या अच्छा है, इट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो व्हाट इज ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन डूइंग, वो वाला इज इंक्लूशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन। अनडिजायरेबल जीन हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें कौन सा था, ड्रॉट प्रोन का मतलब पानी बहुत चाहिए, ड्रॉट रेसिस्टेंट नहीं था वो। सो वो वाला अनडिजायरेबल जीन को हम क्या नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हटा नहीं सकते, लेकिन आरडीएनए में हटा सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन आता है, हाउ इज आरडीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग सुपीरियर टू ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, का मतलब तुमको यही वाला ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट वाला पॉइंट है तुम्हारा, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ये दो साइंटिस्ट का नाम पढ़ना है, पढ़ लो। उसके बाद 3 स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। सो आरडीएनए से जो ऑर्गेनिज्म मुझे मिल रहा है वो तो अपना जीन वाला ऑर्गेनिज्म नहीं, हमने कुछ काट के वहाँ पे डाला है ना। सो वो वाला ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं जीएमओस। व्हाट आई वी कॉल जीएमओस। सो व्हाट इज जीएमओस, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। किसी एक राइस वैरायटी या किसी एक प्लांट वैरायटी, एनिमल वैरायटी जो भी हो, हम उसके जीन नेचुरल ना हो के उसमें कुछ कट करके डाल के नया वाला चीज़ बनाएं, तो उसको हम बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और जीएमओस। समझ में आया? इस जीएमओस को बनाने के लिए 3 मेन स्टेप्स है। एक्चुअली आरडीएनए मेनी स्टेप्स आर देयर, लेकिन हम 3 मेन स्टेप से यहाँ पे बोल देते हैं। एक तो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, का मतलब है मेरे को एक तो राइस वैरायटी को फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसमें कुछ अच्छे वाला जीन हो। ठीक है, सो उसके न्यूक्लियस में, एक डीएनए में कुछ अच्छा वाला कैरेक्टर प्रोड्यूस करने वाला, अरोमा, नहीं तो हाई यील्डिंग, नहीं तो लॉन्ग इन साइज, ओके साइज, उसके हिसाब से कुछ अच्छा वाला कैरेक्टर वाला जीन हो। सो उसको हम फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है, मीन्स राइस वैरायटी में ये वाला है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। सो हम जिस ऑर्गेनिज्म, जिस राइस वैरायटी को ये कैरेक्टर डालने के लिए सोच रहे हैं, सो उसमें हम क्या करने वाले हैं, इस अच्छे वाला जीन को उस राइस वैरायटी में डालने वाले हैं। जैसा कि एग्जाम्पल देख लो, ये वाला राइस वैरायटी क्या था, डिजीज रेजिस्टेंट था, लेकिन इसमें हाई यील्डिंग नहीं है। क्या नहीं है, हाई यील्डिंग नहीं है। तो दूसरा राइस वैरायटी में से जीन विच इज कोडिंग फॉर हाई यील्डिंग को लेके हम इस राइस वैरायटी में क्या कर देंगे, डाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये डिजीज रेजिस्टेंट भी हो जाएगा, उसके साथ साथ हाई यील्डिंग भी हो जाएगा। तो ये होस्ट कौन सा वैरायटी होगा, राइस जिसमें हम डाल रहे हैं वो होस्ट है। ठीक है, सो इस इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, उसके बाद क्या है, ये राइस वैरायटी जब मल्टीप्लाई करेगा, मीन्स सीड्स प्रोड्यूस करके जब वो मल्टीप्लाई करेगा, कुछ कोई भी प्लांट्स हम आरडीएनए बना दिया, उसके बाद वो जब मल्टीप्लाई करेगा सभी सीड्स, उसके बाद वाला जनरेशन में भी ये दोनों कैरेक्टर रहना चाहिए। क्या क्या कैरेक्टर्स था, हाई यील्डिंग एज वेल एज डिजीज रेसिस्टेंट कैरेक्टर क्या रहना, उसमें रहना चाहिए। ठीक है, सो ये वाला 3 मेन पॉइंट है फॉर प्रोड्यूसिंग व्हाट, जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन organism. So first I will select a organism and in that I will be studying the gene which is वो जीन जो अच्छा है उस जीन को हम पढ़ेंगे, उस जीन सीक्वेंसेस को हम जिस ऑर्गेनिज्म में डालना चाह रहे हैं वहाँ पे जाके डाल देंगे। अब मेरे को एक तो नया ऑर्गेनिज्म मिल गया,
जो पहले जैसा नहीं है, उसमें हम लोग ने दूसरा वाला जीन इंट्रोड्यूस किया है। अब ये जीन यदि एक्सप्रेस किया जाए तो हमारा प्रोसेस जो था वो सक्सेसफुल रहा। अब इस प्लांट में से जितना भी सीड्स प्रोड्यूस होगा, जितना भी प्लांट प्रोड्यूस होगा, सब में वो चीज दिखना चाहिए। सो उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। हाँ, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए मेरे को कुछ चीजें चाहिए होता है। सो 6 चीजें मस्ट है। क्या क्या है? फर्स्ट वन इज योर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दूसरा वाला क्या है? पॉलीमरेज एंजाइम, देन लिगेसेस, देन वेक्टर्स and host. So 5 things. Okay, not 6. 5 things are more important. Restriction enzyme चाहिए, polymerase enzyme चाहिए, ligases चाहिए, vectors चाहिए और host cell organisms चाहिए। एक एक करके हम अब पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी का जनरल प्रोसीजर का मतलब कैसे कर रहा है इन ब्रीफ देखने वाले हैं, उसके बाद इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट है तुम्हारा फॉरेन डीएनए। सो दिस वन वी कॉल इट एज व्हाट? द फॉरेन डीएनए। नाउ दिस फॉरेन डीएनए जब देखा जाए, सो ये वाला सोचो कि तुम्हारा फॉरेन डीएनए का मतलब क्या है? पेस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप करने वाले हैं। तो एक तो जीन है, ये जीन जो है वो पेस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है, इसका सीक्वेंस पेस्ट रेसिस्टेंट के लिए कोड कर रहा है। सो सोचो कि यहाँ पे एक तो प्लांट था, उस प्लांट में देखा गया कि ये प्लांट या ट्री पेस्ट रेसिस्टेंट है, तो इसका जीन स्टडी किया। जीन स्टडी करने पे साइंटिस्ट लोग ने मतलब सेल्स में से, न्यूक्लियस में से डीएनए को निकाल के उसका जीन स्टडी करके फाइंड आउट किया कि ये वाला जीन है जो पेस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी को कोड कर रहा है। का मतलब है ये वाला जीन में से कुछ एक तो प्रोटीन बन रहा है, जो प्रोटीन जो है वो स्मेल करने से या खाने के लिए पेस्ट उसके पास नहीं आएगा, क्योंकि वो एक तो टॉक्सिक है पेस्ट के लिए। ठीक है, हम लोगों के लिए नहीं, पेस्ट के लिए। तो वो वाला हो गया वो जीन। उस जीन को हम क्या बोल के पुकारेंगे? जो पेस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी को कोड कर रहा है उसको हम बोलेंगे फॉरेन डीएनए। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल इट एज फॉरेन डीएनए। उसका नाम देते हैं हम फॉरेन डीएनए, नहीं तो उसको हम और एक तो नाम दे सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट वी कॉल देम? जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मेरा जीन जो हम एक तो प्लांट में देखना चाहते हैं वो वाला प्लांट। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। और एक तो है उसका और एक तो नाम देके हम पुकार सकते हैं, उस नाम क्या है? डिजायर्ड gene. What is the next thing? Desired gene. So the desired gene is also another name which is given for what? This foreign DNA, right? So ये वाला हुआ तुम्हारा क्या? जहाँ से हम फॉरेन डीएनए ले रहे हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट सेल वॉल वगैरह सब हटा के उसमें सेल से, ये प्लांट में से एक तो सेल निकाल के उसका सेल वॉल हटा के, उसका सेल मेम्ब्रेन हटा के, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा के, डीएनए को बाहर निकाल के करेक्टली एक तो जीन विच इज पेस्ट रेसिस्टेंट उसको हम निकालेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। व्हाट आई नीड? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो जाके करेक्ट सीक्वेंसेस के लिए डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रहेगा। तो ये सीक्वेंस को हटाने के लिए हम एक तरफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे। सो वो जाके करेक्टली कट कहाँ पे बनाएगा? उस डिजायर्ड जीन के लोकेशन में बनाएगा। तो जाके हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके कट बना के हम बहुत सारा फ्रैगमेंट्स उस फॉरेन डीएनए का बना सकते हैं। ठीक है, सो उस फॉरेन डीएनए को हम लास्ट अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे, तो प्रोसेस है, उसमें हम क्या करेंगे? उस फॉरेन डीएनए को करेक्टली देख के, मीन्स ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालने से फ्रैगमेंट्स बन जाएगा डीएनए का, और इस डीएनए का फ्रैगमेंट्स जो बना है उस फ्रैगमेंट्स को हम अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब डालेंगे, हम क्या, मुझे क्या मिलेगा? डिफरेंट फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करके मिलेगा। उसमें साइंटिस्ट क्या करेगा? जो वाला फ्रैगमेंट फॉरेन जीन मतलब तुम्हारा डिजीज रेसिस्टेंट जीन वाला फ्रैगमेंट जो है उसको हम क्या कर देंगे? निकाल देंगे, अग्रोस जेल में से निकाल देंगे। सो फॉरेन डीएनए मेरे को मिल गया। ठीक है, वो फॉरेन डीएनए किसको कोड कर रहा है? पेस्ट रेसिस्टेंट। समझ में आया? सो फॉरेन डीएनए को निकाल लिया। अब हम क्या करने वाले हैं? हम एक तो वेक्टर यूज करने वाले हैं। किसको यूज करने वाले हैं? वेक्टर। सो वेक्टर क्या होता है? एग्जाम्पल इज प्लास्मिड, एक तो वेक्टर है। एक तो बैक्टीरिया सेल में
तुम्हारा नॉर्मल डीएनए होगा उसका, उसके मीन्स और एक तो डीएनए होगा, उसको सर्कुलर डीएनए बोलते हैं, प्लास्मिड, उसको क्या बोलते हैं, प्लास्मिड। अब ये प्लास्मिड क्या है, ये एक तो वेक्टर है, ठीक है। सो इस प्लास्मिड को हम बैक्टीरियल सेल में से निकाल के इसमें जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला था वही रेस्ट्रिक्शन इसमें भी डालेंगे। अब इस प्लास्मिड में भी हम क्या करेंगे, कट करेंगे सेगमेंट को। अब कट करने के बाद ये फॉरेन डीएनए जो है उसको हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। तो अब जाके मेरे को मिलेगा व्हाट डीएनए, आई विल गेट आर डीएनए, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आर डीएनए। अब ये प्लास्मिड क्यों आर डीएनए हो गया, क्योंकि उसमें उसका डीएनए भी है, उसके बावजूद मेरा फॉरेन डीएनए भी कहाँ पे डाल दिया, इसमें डाल दिया, तो मेरे को एक तो नया वाला मिल गया। सो उस डीएनए को हम क्या बोल के पुकारेंगे, आर डीएनए। अब ये आर डीएनए को ऐसे इतना मुश्किल सहन के हमने किया है, लेकिन एक रहने से काफ़ी नहीं होगा, मेरे को इसका क्या चाहिए, बहुत सारा कॉपीज चाहिए। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बैक्टीरिया में डाल देते हैं, बैक्टीरिया में डाल देंगे इस प्लास्मिड को। तब ये बैक्टीरिया सेल में ये प्लास्मिड अपने आप डिवाइड करेगा। उसके साथ साथ जब देखा जाए तो वो क्या करेगा, जो भी बैक्टीरिया सेल्स, एक में से 2 बैक्टीरियल सेल, 3 बैक्टीरियल सेल, उसमें भी थोड़ा बहुत प्लास्मिड क्या होगा, वहाँ पे रहेगा। और उसमें कौन सा चीज़ रहेगा, मेरा फॉरेन डीएनए रहेगा। अब इस बैक्टीरिया को यदि हम सीड में इंट्रोड्यूस कर दे, सीड का एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में, प्लांट्स में, यदि हम इस बैक्टीरिया को घुसा दे, ओके, लाइक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम बोल के एक तो बैक्टीरिया है, उसमें ये वाला चीज़ डाल के हम उस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम बोले बैक्टीरिया को अटैक करने के लिए छोड़ रहे हैं, किसको, सीड को, नहीं तो तुम्हारा प्लांट्स को यदि अटैक करने के लिए छोड़े तो क्या करेगा, वो वाला मेरा जीन वहाँ पे लेके चला जाएगा। और मेरा जीन क्या है, मेरा जीन जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक तो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है जो पेस्ट को वहाँ पे आने नहीं देगा। तो इसमें से मेरे को क्या फ़ायदा हुआ, मुझे आर्टिफिशियली कुछ पेस्टिसाइड्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली ये प्लांट जो हम ऐसे बना रहे हैं, वो सब प्लांट्स जितना भी हम लोग बना रहे सब क्या रहेगा, पेस्ट रेसिस्टेंट रहेगा। समझ में आया? सो छोटा करके फिर से हम एक बार बोल देते हैं, हमको पेस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी वाला बनाना चाहिए, एक काफ़ी नहीं, बहुत सारा चाहिए मेरे को। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हम पेस्ट रेसिस्टेंट जीन को किसी में देख रहे हैं तो उसको हम उस प्लांट में से उस पेस्ट रेसिस्टेंट जीन को निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, नहीं तो फॉरेन डीएनए। उसको हम वेक्टर में डालते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर से एक तो बैक्टीरियल सेल में डाल के उसका बहुत सारा कॉपीज बना रहे हैं। अब इस बैक्टीरियल सेल को हम क्या करेंगे, हम किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में, जैसा कि सीड किसी प्लांट में, जो भी वैरायटी हम जिस प्लांट में वो चाहिए होता है उस प्लांट में हम जाके क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। तो ये बैक्टीरिया सेल उसके सेल के हिसाब से बढ़ता रहेगा, उस प्लांट में जितना भी बढ़ता रहेगा सब में क्या रहेगा, पेस्ट रेसिस्टेंट जीन रहेगा, और वो क्या करेगा, प्रोटीन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, जो प्लांट को पेस्ट रेसिस्टेंट बनाएगा। हमें आर्टिफिशियली पेस्टिसाइड्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो ये वाला हुआ तुम्हारा आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं हम, टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट वाला टूल है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने बोला था, सो फॉरेन डीएनए को एक ये वाला एक तो प्लांट है, इसमें डिजीज़ रेसिस्टेंट जीन दिखाई दे रहा है, तो उस डिजीज़ रेसिस्टेंट जीन को हमको इस प्लांट के सेल में से निकालना है और दूसरा में डालना है। सो अब देखो, जब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल को लेंगे, सेल को लेके न्यूक्लियस सब डिज़ोल्व करके डीएनए को बाहर निकालेंगे। डीएनए को बाहर निकालने के बाद हम क्या डालेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, उस डीएनए को फ्रैगमेंट्स, जहाँ जहाँ पे वो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होगा वहाँ पे वह जाके कट करके डीएनए को टुकड़ा टुकड़ा फ्रैगमेंट्स में बना देगा, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम, ओके। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर बिलोंगिंग टू अ क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड एज न्यूक्लिएसेस। न्यूक्लिएसेस बोल के एक तो बड़ा कैटेगरी है एंजाइम्स का,
उसके भीतर ही कौन आ रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आ रहा है, ठीक है। और दो तरीके का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, एक तो है एक्सोन्यूक्लियस और एक तो है एंडोन्यूक्लियस। समझो कि ये वाला डीएनए है, इस डीएनए का बाहर की तरफ यदि कटिंग करे, उस वहाँ का सेगमेंट को कट करने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सो। यदि बाहर का ना करके कहाँ करने वाले हैं वो लोग मीन्स दे आर गोइंग टू कट इन बिटवीन, बीच का सेगमेंट का यदि कट कर रहा है, सो किसका सेगमेंट का, बीच का सेगमेंट का यदि कट कर रहा है, बाहर का ये वाला और ये वाला साइड्स का नहीं, इन बिटवीन में जब कट करेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। व्हाट डू वी कॉल देम, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। सो एक्सोन्यूक्लियस रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स from the ends of the DNA, ठीक है, from the ends of the DNA, whereas endonucleases cut at specific position within the DNA, भीतर, DNA के भीतर, ये बाहर एंड्स, लास्ट टिप जो है वहाँ पे निकालेगा न्यूक्लियोटाइड्स को, एडेनाइन गुआनाइन वहाँ सब निकाल रहा है, किस पार्ट में से, यहाँ पे जाके कट करके उसको हटा रहा है तो एक्सोन्यूक्लियस, बीच में यदि हटा रहे तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोन्यूक्लियस। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ज़्यादातर जाके कट करने वाले साइट्स का एक तो स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, वो क्या होता है कि वो पैलिंड्रोमिक होता है। पैलिंड्रोमिक होता है मतलब क्या, हमने बोला था पैलिंड्रोम का मतलब होता है आगे से पीछे और पीछे से आगे एक ही जैसा होगा। जैसे कि हम लोग बोले थे मलयालम, सो मलयालम जब लिख रहे हो आगे से पीछे एम ए एल ए वाई ए एल ए एम, वैसे ही एम ए पीछे से आगे जाओगे वही मिलेगा। तो इस वाला सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, इसको पैलिंड्रोमिक बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जैसे कि दिया है GAATTC है, नीचे भी देखो GAATTC, वैसे ही दूसरे में देखो तुम्हारा कैसा है, दूसरे में कैसा है GGATTC, वैसे ही TCC, सो जैसे ही मीन्स उल्टा रहेगा, ठीक है। सो वैसा यदि रहे तो हम इस सीक्वेंसेस को क्या बोलते हैं, हम इस सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ज़्यादातर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे जाके ही उसका क्या करता है, कट करता है, ठीक है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम देने के लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जैसा कि एक तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है EcoR1, EcoR1 कहा मीन्स इसका नाम कैसे देते हैं हम, देखो EcoR1 जो है, फर्स्ट E है तुम्हारा जीनस का नाम है एस्रिचिया, E का मतलब क्या है, एस्रिचिया, वो क्या है, जीनस है। जैसे कि मैंजिफेरा इंडिका, मैंगो को बोलते हैं ना, सो मैंजिफेरा जीनस है, इंडिका स्पीशीज है, वैसे ही यहाँ पे ईको में ई जो है वो जीनस है एस्रिचिया, को क्या है, कोली स्पीशीज का नाम है, ठीक है। और आर जो है स्ट्रेन है, उसका स्ट्रेन, डिफरेंट वैरायटीज, एक तो एस्रिचिया कोली नहीं, बहुत डिफरेंट एस्रिचिया कोली होता है, तो उसी में एक तो वैरायटी है आर, सो एक तो स्ट्रेन है RY13 इज द स्ट्रेन, ओके, ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR। और लास्ट वन जो है 1, रोमन न्यूमरल 1, सो ये 1 क्या है, ये वाला फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था, इकोली में फर्स्ट आइडेंटिफाई करने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसलिए इसका नाम है EcoR1। अब दूसरा वाला यदि फाइंड आउट करें इसी में तो क्या लिखेंगे, EcoR2, वैसा करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है, जब हम वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल रहे हैं तो हमने बोला था वो फॉरेन डीएनए में जाके जहाँ पे तुम्हारा वो सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रहता है, उस सीक्वेंस को वो क्या कर देता है, कट कर देता है, तो यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। वैसे ही वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाके कहाँ पे, वेक्टर का मतलब क्या है, प्लास्टिड में भी जाके कट करेगा, है कि नहीं, या सो उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालो वैसा ही कट करेगा। यहाँ पे कहाँ पे कट किया था, इस रीजन में कट किया था, राइट, वो वहाँ पे उल्टा साइड में कट करेगा, समझ में आया, ताकि स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाए यहाँ पे, और यहाँ पे ये दोनों जाके बॉक्स की तरफ बैठ जाए, इसीलिए वो ऐसे ही काटेगा कि ताकि स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो। स्टिकी का मतलब ऐसे करेक्ट ब्लंट कट नहीं, ठीक है, स्टिकी कट्स है, तो एक
एक चीज़ दूसरे चीज़ पे जाके क्या कर सकता है, बैठ सकता है। सो ऐसे स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो सकता है। और इस स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए ये वाला तो कट बना दिया, अब दूसरा एंजाइम लगेगा, उसका नाम है लिगेस। व्हाट इज द एंजाइम? लिगेस। वो क्या करेगा, ये कटेन वेक्टर का प्लास्मिड का कटेन और फॉरेन डीएनए हमको लगा दिया यहाँ पे। अब क्या करेगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करने के लिए, ये जिसको पेस्ट करने के लिए एक तो एंजाइम ज़रूरी है, उस एंजाइम का नाम है तुम्हारा डीएनए लिगेस। ठीक है। सो देखो यहाँ पे दिए है फॉरेन डीएनए, हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाले, फ्रैगमेंट्स बना दिया, उसमें से जो फ्रैगमेंट मेरे को चाहिए वो फ्रैगमेंट द जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको हमने अग्रोसजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के हिसाब से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब इस फ्रैगमेंट को हम जाके यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वेक्टर में प्लास्मिड में डाल दिया, वहाँ पे एक तो साइट क्रिएट हो चुका है, वहाँ पे जाके ये वाला जो जीन था, ये जीन जो था उसको जाके यहाँ पे क्या कर दिया, डाल दिया। ठीक है। डालने के बाद डीएनए लिगेस डाल के क्या कर दिया, उसको ज्वाइन कर दिया। उसके बाद उसको हम ई कोली में डाल दिया। अब जब ई कोली डिवाइड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ये प्लास्मिड में क्या होगा, डिवाइड होगा, और इतना सारा ई कोली 1 मिनट में प्रोड्यूस हो जाता है कि उतना सारा प्रोड्यूस होगा, प्लास्मिड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। So you can find the clones are produced, we are producing clones. So that is regarding restriction enzyme. उसके बाद तुम्हारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब हम बोले कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल के ऐसे फ्रैगमेंट्स बना दिया है कि नहीं। सो एक तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को मुझे सेपरेट करके निकालना है। सो ये वाला फॉरेन डीएनए है, उस फॉरेन डीएनए को हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन डीएनए का स्पेसिफिक फ्रैगमेंट चाहिए मेरे को, तो उसको हम क्या करना चाहिए, हमको ये जो फॉरेन डीएनए में जितना भी फ्रैगमेंट्स हो वो फ्रैगमेंट्स को लेके एक तो मशीन में डालेंगे, उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन। ठीक है। सो यहाँ पे क्या रहेगा, यू कैन फाइंड देयर इज अ वेल। सो यहाँ पे एक तो मीडियम रहे, इसमें हम अगर बोल के एक तो पाउडर जो है एल्गे से मिलता है, उसको पानी में डाल के थोड़ा बहुत पेस्ट बना के इसमें डाल देते हैं। और यहाँ पे तुम देख सकते हो ब्लू कलर ये वाला जो पार्ट्स है वो है तुम्हारा डिप्रेशंस, वेल जैसा। ठीक है, कुआ मीन्स वेल जैसा। अब क्या करेंगे, वो फ्रैगमेंट्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालने के बाद डीएनए फ्रैगमेंट्स जो मिला था वो हम किस में डालेंगे, ये वेल्स में डालेंगे। वेल्स में डालने के बाद इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे। ठीक है। डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, क्या चार्ज है, नेगेटिव। सो वेल्स में डाल दिया। अब क्या कर रहे हैं हम वी आर गोइंग टू पुट व्हाट, वी आर गोइंग टू कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया। सब इलेक्ट्रिसिटी से जब कनेक्ट करोगे क्या होगा, जो फ्रैगमेंट्स है, जितना भी फ्रैगमेंट्स मिला है वो आहिस्ता आहिस्ता करके नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से एग्रोसजेल से मूव होते होते कहाँ पे आएगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पास आएगा। तो तब क्या होता है, ये फ्रैगमेंट्स जो है छोटा छोटा फ्रैगमेंट्स, मॉलिक्यूलर वेट कम वाला फ्रैगमेंट्स जल्दी दौड़ के बहुत सारा जो है ऑक्यूपाई कर चुका होगा, मीन्स बहुत सारा डिस्टेंस मूव हो चुका होगा। लेकिन जो बड़ा बड़ा है वो क्या रहेगा, आसपास रहेगा, वेल के आसपास ही रहेगा। अब क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट डीएनए सीक्वेंस जो पेस्ट रेसिस्टेंट है उसका कोडिंग सीक्वेंस देखते हैं, CGAT वैसे करके उसका कोडिंग सीक्वेंस देखते हैं, इसमें कौन सा है वो कोडिंग करने वाला जीन। उस जीन को आइडेंटिफाई करने के बाद, ठीक है, उस जीन को क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट ये सेगमेंट्स तो तुमको दिखना चाहिए ना, तो ये सेपरेट तो हो गया, लेकिन एक प्लेट में वो सीक्वेंसेस देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा। स्टेन करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, एथिडियम ब्रोमाइड। व्हाट वी आर एडिंग, एथिडियम ब्रोमाइड ऐड करके यूवी लाइट को पास करते हैं, तो वो ऑरेंज बीड स्ट्रक्चर जैसा ये सब फ्रैगमेंट्स दिखेगा। उसमें से साइंटिस्ट लोग करेक्टली एक एक फ्रैगमेंट्स को स्टडी करके समझ में आ जाएगा कौन सा फैक्टर डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटी जीन है। उस जीन को एल्यूशन, समझो कि ये वाला जीन है, कौन सा, ये वाला जीन है तुम्हारा डिजीज रेसिस्टेंट। सो इस जीन को आहिस्ता उस अग्रोसजेल से बाहर निकाल लेगा।
उस बाहर निकालने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूशन. व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल इट एज इल्यूशन. ओके, सो इसमें से हमको क्या मिल गया? जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हमको मिल गया. अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमें मिला है, ऐसे कि सोचो कि जीन ऑफ ऐसे फ्रैगमेंट्स था, उसमें से ये फ्रैगमेंट को हमने करेक्टली अग्रस जल में डाल के निकाल दिया और उसको इसमें क्या कर दिया? डाल दिया. समझ में आए? सो इस प्रोसेस आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स आइसोलेट करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, नेक्स्ट वाला टॉपिक है हम लोगों का क्लोनिंग वेक्टर्स. व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? क्लोनिंग वेक्टर. वेक्टर के बारे में हमने फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ा, उसके बाद एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब क्लोनिंग वेक्टर. क्लोनिंग वेक्टर क्या है? हम जो डायग्राम फर्स्ट बनाए थे छोटा करके बोलने के लिए, तभी हमने बोल दिया था क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है. क्लोनिंग वेक्टर एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि प्लास्मिड एक तो क्लोनिंग वेक्टर है. वो क्या करेगा? वो हम लोगों का फॉरेन डीएनए को लेके जाके जहाँ चाहिए वहाँ पे जाके डाल देगा. होस्ट में चाहिए तो होस्ट में जाके डाल देगा. सो ये वेक्टर है. जैसा कि मस्कीटो एक वेक्टर है, वो एक जगह पे किसी को मलेरिया है, उसको जाके वहाँ से प्लाज्मोडियम को लेके किसी और के बॉडी में जब इंसर्ट करेगा, वो वेक्टर के हिसाब से कवर करेगा, उसके बॉडी में उस चीज़ को डाल दे रहे हैं. समझ में आया? वैसा ही यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर्स जो है हम लोगों का फॉरेन जीन को लेके जाके कहाँ पे डालने वाला है? होस्ट में डालने वाला है. ठीक है, थोड़ा बहुत समझना मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि सब समझ में आ जाए. नाउ क्लोनिंग वेक्टर्स. ओके, सो व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर? इट इज अ व्हीकल. वो एक व्हीकल है. क्या कैरी कर रहा है? डीएनए सीक्वेंसेस टू द होस्ट सेल में कैरी करके ले जा रहा है. इजी. ज्यादातर क्लोनिंग वेक्टर प्लास्मिड्स और बैक्टीरियोफेजेस. प्लास्मिड्स कहाँ रहता है? इट इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया. बैक्टीरियोफेज क्या है? एक तो वायरस है, जो बैक्टीरिया को अटैक करने वाले वायरसेस को बोलते हैं हम बैक्टीरियोफेज. ठीक है, सो ये बैक्टीरियोफेज अच्छे हिसाब से काम कर रहा है. वायरस का मतलब ही ऐसा मत सोचना कि कोरोना वायरस डेंजरस, नहीं, ये अच्छे तरीके से हम लोग उसको काम में लाएंगे. ठीक है, सो बैक्टीरियोफेज एक तो वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, वो वेक्टर के हिसाब से काम कर सकता है. और प्लास्मिड सबसे अच्छा वाला वेक्टर है, प्लास्मिड्स, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? वेक्टर के हिसाब से काम कर सकते हैं. ठीक है, so cloning vectors, so usually they are plasmids and bacteriophages. Clear? Now when you are seeing this bacteriophages and plasmids, the first thing is that features to facilitate. एक तो वेक्टर में क्या क्या फीचर्स रहना चाहिए? नंबर 1 फीचर है तुम्हारा ऑरी साइट. व्हाट इज द फर्स्ट साइट? ऑरी. ऑरी बोल के एक तो साइट रहना चाहिए, एक तो सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस रहना चाहिए. क्योंकि ये ऑरी सीक्वेंस यदि नहीं रहेगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 वैसा प्लास्मिड नहीं बनेगा. सो प्लास्मिड को अपने आप डिवाइड करना है तो उसके लिए उसके भीतर क्या रहना चाहिए? एक तो रीजन रहना चाहिए जो डीएनए रिप्लिकेशन. रिप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ? ये सर्कुलर डीएनए है, ये सर्कुलर डीएनए है. ठीक है, सो इस डीएनए का रिप्लिकेशन का मतलब क्या है? सोचो कि ये वाला डीएनए में से क्या हो जाएगा? 2 स्ट्रैंड्स अलग हो जाएगा, ये अपना स्ट्रैंड प्रोड्यूस करेगा, ये अपना स्ट्रैंड प्रोड्यूस करेगा. अब एक में से मेरे को कितना मिल गया? 2. सो ये रिप्लिकेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्लिकेशन. ऐसा डुप्लीकेट कॉपीज बनाने के लिए ऑरी साइट का होना बहुत जरूरी है. कॉपी नंबर, दे वांट टू मेक मेनी नंबर ऑफ कॉपीज. सो वो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि दिस इज द सीक्वेंस वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस. सो इस सीक्वेंस में यदि तुम डीएनए लिंक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो भी उसके साथ साथ रिप्लिकेट हो जाएगा. रिप्लिकेट का मतलब सिंथेसिस हो जाएगा, डीएनए नया वाला बन जाएगा. ठीक है, within the host cell. This sequence is also responsible for controlling the copy number. Copy number बोले थे एक और ही साइड के ऊपर डिपेंड होता है कितना कॉपीज बनाएगा. शायद 1 लाख कॉपीज बनाए, 1-2 लाख कॉपीज बनाए, डिपेंड करता है
कौन सा ऑरिसाइट का जीन सीक्वेंस क्या है, ठीक है। सो वही मीन्स कितना कॉपीज बनाएगा वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। सो कॉपी नंबर ऑरिसाइट का काम क्या है, दैट इज द प्लेस वेयर रिप्लिकेशन इज गोइंग टू स्टार्ट। यदि ऑरिसाइट ना रहे तो रिप्लिकेशन नहीं होगा, रिप्लिकेशन नहीं होगा तो कॉपीज नहीं बनेगा। लेकिन मुझे कॉपीज तो बनाना है, क्लोनिंग है, तो ऑटोमेटिकली कॉपीज तो बनना पड़ेगा, तो इसीलिए ऑरिसाइट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2 क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर। So what is selectable marker? Selectable marker is a sequence in DNA which helps in selecting transformant cells from the non-transformant. So सोच लो ये वाला है तुम्हारा प्लास्मिड PBR3, ये वाला क्या है, ये एक वेक्टर है, ठीक है। सो एक प्लास्मिड वेक्टर है, एक तो प्लास्मिड है, ठीक है। इसका नाम क्या है, PBR322। नाउ सुनो, इसमें क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक तो सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए। मार्कर का मतलब क्या है, हमने कुछ एक चीज सोचो कि ये वाला प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट में हम क्या कर रहे हैं, मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है हम बनाए थे इस प्लांट के सीड में डाल रहे हैं, ठीक है। सीड में डालने के बाद हम देख रहे हैं कि सभी सेल्स जो भी इसके डालने के बाद जो भी बन रहा है उसमें वो आरडीएनए जो हम डाले थे वो कामयाब हुआ कि नहीं, जानना जरूरी है ना। जितना भी रिप्लिकेट करके बन रहा है उसमें भी वो वाला जीन हमने जो डाला है वो काम कर रहे हैं कि नहीं, वो हमें जानना जरूरी है। यदि हम ऐसे पेस्ट रेसिस्टेंट जीन डाल देते हैं उसमें तो लग गया, लेकिन रिप्लिकेशन होने के बाद जितना भी कॉपीज बन रहा है वो कॉपी में भी वो वाला जीन ठीक तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं, मुझे जानना तो पड़ेगा। सो वो जानने के लिए हमको क्या चाहिए, हमें सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए। क्या बोलते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर। और सेलेक्टेबल मार्कर ज्यादातर रेसिस्टेंट साइट्स होता है, रेसिस्टेंट सीक्वेंस होता है। जैसा कि सेलेक्टेबल मार्कर यहाँ पे देखो कौन सा सेलेक्टेबल मार्कर होगा, एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट, ये सेलेक्टेबल मार्कर है। का मतलब हुआ यदि हम अपना फॉरेन डीएनए को यहाँ पे डाला हो, सोचो कि यहाँ पे या किसी सेगमेंट में डाला हो, तो ये जो रिप्लिकेट करेगा वो डीएनए के साथ साथ ए वाला सीक्वेंसेस भी है, तो वो भी क्या होगा, रिप्लिकेट होगा। सो जितना भी कॉपीज ऑफ बैक्टीरिया बन रहा है, इसमें से बन रहा है, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द फॉरेन डीएनए उसको मल्टीप्लाई करने के लिए जब छोड़ रहे हैं, जितना भी कॉपीज बन रहा है सभी कॉपीज में ये एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट का मतलब क्या है, हम यदि सोचो लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बैक्टीरिया, ओके, दिस इज द प्लास्मिड। इस प्लास्मिड में हमने हमारा फॉरेन डीएनए को क्या कर दिया, डाल दिया। किसको डाल दिया, फॉरेन डीएनए। अब इस प्लास्मिड को लेके हम जाके एक तो बैक्टीरिया में घुसा दिया। अब इस बैक्टीरिया में से बहुत सारा बैक्टीरिया बन रहा है, विद इन मिनट्स यू कैन फाइंड मेनी बैक्टीरियाज आर प्रोड्यूस। उसमें भी ये सब प्लास्मिड्स रहेगा क्योंकि ये वाला रिप्लिकेट करके बन रहे हैं। अब इसमें हमको फाइंड आउट करना है किस किस में मेरा जीन करेक्टली काम कर रहे हैं कि नहीं, वो करेक्टली वो प्लास्मिड वहाँ पे है कि नहीं। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, मार्कर को रखकर। कैसे मार्कर को रखकर, हम ये सब बैक्टीरियाज जो है उसको कलेक्ट करके हम एक तो मीडियम लेंगे। उस मीडियम में क्या डालेंगे पता है, एम्फिसिलिन बोल के एक तो लिक्विड जो है उसको डाल के एक तो मीडियम क्रिएट कर देंगे। उसके बाद इस बैक्टीरिया को लेके हम इसमें छोड़ेंगे। यदि ये बैक्टीरिया सब मर नहीं रहा, वो जिंदा है, का मतलब है वो सब एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट है, मतलब ये वाला जीन उन लोगों में है, वो प्लास्मिड उस लोगों में है, तो मेरा आरडीएनए भी पक्का रहेगा। यदि एम्फिसिलिन में ना डाल के हम टेट्रासाइक्लिन में डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट भी है, इजंट इट। सो टेट्रासाइक्लिन, सो हम ए वाला एक तो मीडियम ले रहे हैं, उसमें टेट्रासाइक्लिन डाल रहे हैं और ये सब बैक्टीरिया को यहाँ पे डाल रहे हैं, उसमें भी ग्रो कर रहा है। का मतलब हुआ मेरा जो बैक्टीरियाज है वो सब ठीक है, काम कर रहा है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन में डाला वो जीवित है, एम्फिसिलिन में डाला वो जीवित है। मतलब क्या है, मेरा आरडीएनए जो है वो सभी में मिला है, इसीलिए वो प्लास्मिड सब में रहने के वजह से ही वो वाला टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन में ग्रो कर रहा है। और बाकी जो बैक्टीरिया होगा जिसमें ये प्लास्मिड नहीं रहेगा,
वो क्या करेगा, वो मर जाएगा, उसमें रेसिस्टेंट फैक्टर नहीं रहता, ठीक है। सो सेलेक्टेबल मार्कर is a sequence in DNA which helps in selecting transformant का मतलब हुआ recombinant and eliminating the non transformant। जो बैक्टीरिया नई ग्रो कॉलोनीज नहीं ग्रो कर रहा है उसको हटा देंगे हम, क्योंकि वहाँ पे प्लास्मिड तो काम नहीं कर रहा है, मतलब मेरा RDNA नहीं है वहाँ पे, ठीक है। नॉर्मली जीन्स एनकोडिंग सीक्वेंस रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स लाइक एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, उसको हम सेलेक्टेबल मार्कर के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली इकोली सेल्स, नॉर्मल इकोली सेल्स जब देख रहे हो उसमें नहीं रहेगा, डिफरेंट इक्वली सेल्स विच आर यूज्ड फॉर दिस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस कैरिंग प्लास्मिड लाइक PBr322 जैसा प्लास्मिड कैरी करने वाले इकोली सेल में ही क्या रहता है, ये रेसिस्टेंट फैक्टर्स रहता है। सो हम वो प्लास्मिड्स जो PBr322 रहने वाला बैक्टीरियाज को ही चूज करेंगे जो ये रेसिस्टेंट कैरेक्टर को कोड करे, उसी को हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करेंगे। नॉर्मल इकोली को हम बायोटेक्नोलॉजी में नहीं यूज़ करेंगे। समझ में, ये वाला है तुम्हारा सेलेक्टेबल मार्कर। सो दो चीज़ पढ़ लिया। सो क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या चाहिए, नंबर 1 था तुम्हारा ऑरी साइड मतलब ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, नंबर 2 हुआ तुम्हारा सेलेक्टेबल मार्कर। अब नंबर 3 इंपॉर्टेंट है क्लोनिंग साइट्स और रिकॉग्निशन साइट्स, ठीक है। क्लोनिंग साइट्स या रिकॉग्निशन साइट्स क्या है, हम जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस वेक्टर में डाल रहे हैं, क्या वो प्लास्मिड वेक्टर में हम जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल रहे हैं तो और रिकॉग्निशन साइट ऐसा होना चाहिए कि एक ही साइट होना चाहिए, वहां पे जाकर कट बने। यदि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम डाल रहे हैं और वहां पे उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बहुत सारा जहाँ पे प्लास्मिड में है तो क्या होगा, बहुत सारा कट बन जाएगा। हमारा जो फॉरेन डीएनए में कट बनाने के लिए बहुत सारा कट बनेगा, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे वेक्टर में जब हम ये फॉरेन जीन को हम घुसाने वाले हैं, वहाँ पे वेक्टर में सिर्फ कितना साइट रहना चाहिए, कट बनाने के लिए मेरे को कितना साइट चाहिए, सिर्फ एक ही साइट चाहिए। क्या चाहिए, एक ही साइट। सो इस वेक्टर में हम यदि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालें तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाके यदि एक ही जगह पे एक कट बनाए तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो वेक्टर अच्छा वेक्टर है। सो इट इज अ प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट टू लिगेट फॉरेन डीएनए। सो ये वाला साइट जो है वो क्लोनिंग साइट बोलते हैं, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाके कट बना रहा है उस साइट को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट और क्लोनिंग साइट, रिकॉग्निशन साइट। और कितना रिकॉग्निशन साइट होना एक्टोवेक्टर में अच्छा है, एक होगा तो झंझट नहीं, क्योंकि हमारा फॉरेन डीएनए उस एक साइट में जाके डाल देंगे, उसके बाद लिगेट कर देंगे। अब एक से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हम जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल रहे हैं, यहाँ पे एक तो कट बन रहा है, यहाँ पे एक तो कट बन रहा है, यहाँ पे एक तो कट बन रहा है। अब हम फॉरेन डीएनए को सभी जगह पे घुसा नहीं सकते ना, सो एक जगह पे घुसा देंगे, बाकी सब जगह पे क्या करेंगे, फिर से मेरे को लिगेज वगैरह डाल के कुछ और सेगमेंट्स डाल के उसमें क्या करना पड़ेगा, लिगेट करना पड़ेगा, जो मुश्किल काम है। इसीलिए हम लोगों को ऐसा वेक्टर चुनना चाहिए जिसमें सिर्फ एक ही क्लोनिंग साइट हो या एक ही रिकॉग्निशन साइट हो। समझ में आया? सो क्लोनिंग साइट वो रीजन है जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल रहे हो तो वो जाके एक तो कट बना रहा है जहाँ पे हम फॉरेन डीएनए को लगा सकते हैं और डीएनए लिगेज यूज करके उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। Presence of one recognition site within a vector will generate several fragments, complicating gene cloning. More than one होगा तो complicate हो जाएगा, जैसे बोला था। Ligation of the foreign DNA is carried out on the restriction site. Ligation हम क्या कर रहे हैं, join क्या कर रहे हैं हमारे foreign DNA को उस restriction site में। और ज़्यादातर हम cloning sites किसको यूज़ करेंगे, यदि एक तो प्लास्मिड में तुम्हारा 2 सेलेक्टेबल मार्कर हो तो एक सेलेक्टेबल मार्कर के जगह पे हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन साइट के हिसाब से यूज करेंगे। ठीक है, मतलब रिकॉग्निशन साइट्स के हिसाब से यूज करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यू सी, ये वाला एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट और ये वाला टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट। अब हम हमारा फॉरेन डीएनए को लेके आके क्या करेंगे कि हम इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा डालेंगे जो जाके टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन सीक्वेंस पे जाके कट बनाए,
तब अब जब टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के जहाँ पे जाके कट बना देगा तो हम क्या करेंगे, उस फॉरेन डीएनए को टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट के भीतर डाल देंगे, है कि नहीं। सो यहाँ पे क्या आ गया, अब टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट चल गया, हमारा फॉरेन डीएनए आ गया, इस जगह पे हमारा फॉरेन डीएनए आके हमने लिगेट कर दिया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू पुट इट इन द बैक्टीरिया, इजंट इट। एक तो बैक्टीरिया में इस पीबीआर किसको, इस प्लास्मिड को हमने जाके क्या कर दिया, इसमें डाल दिया। अब ये डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, उसमें सब ये प्लास्मिड है, ये वेक्टर पीबीआर 322 है। अब इनमें से मुझे चूज करना है कौन कौन मेरा फॉरेन डीएनए कैरी कर रहा है, कौन कौन मेरा फॉरेन डीएनए नहीं कैरी कर रहा। इजी, वी कैन डू इट वेरी इजीली। कैसे, सुनो। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम एक तो मीडियम ऑफ एम्फिसिलिन लेंगे। क्या मीडियम ले रहे हैं, एम्फिसिलिन, ठीक है। और ये सब बैक्टीरियाज को हमने लेके कहाँ पे डाल रहे हैं, एम्फिसिलिन मीडियम में। सब जो है वो तो जीवित है, का मतलब क्या हुआ, सब में क्या है, एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट फैक्टर है, तो सब भी जीवित है, कोई मर नहीं रहा, ठीक है, अच्छा हुआ। अब इस बैक्टीरिया को फिर से कलेक्ट करेंगे और दूसरा वाला मीडियम लेंगे। दूसरा वाला मीडियम क्या है, टेट्रासाइक्लिन। क्या मीडियम लिया, टेट्रासाइक्लिन। अब सोचो ए वाला ए वाला बी, ए वाला सी, ए वाला डी और ए वाला ई वाला बैक्टीरिया से, ठीक है। सो ए बी सी डी हमने यहाँ पे डाल दिया, ए बी सी डी ई, ओके। सो डाल दिया यहाँ पे। अब डालने के बाद क्या देख रहे हैं कि टेट्रासाइक्लिन मीडियम में थोड़ा थोड़ा ए बी डी ई नहीं ग्रो कर रहा है। देखते हैं वो कॉलोनी आहिस्ता आहिस्ता मरता जा रहा है। इमीडिएटली हम उसको क्या कर दें, वहां से हटा देंगे, क्योंकि वो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के जहाँ पे ही हमने क्या डाला था, हमारा फॉरेन डीएनए। का मतलब ये बी डी और ई जो है वो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट नहीं है। अब उसमें क्या डाल दिया हमने, फॉरेन डीएनए डाल दिया, तो वो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट थोड़े होगा, नहीं, उसको तो हटा दिया हमने। तब ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम में वो क्या नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इमीडिएटली हम उस कॉलोनी जब देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा मरना शुरू कर रहा है, तो इमीडिएटली हम बी डी और ई को वहां से हटा देंगे और देखेंगे कि ए और सी में देख रहे हैं कि वो ग्रो कर रहा है, मतलब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेरा फॉरेन डीएनए उसमें ठीक ठाक नहीं घुसा है, तो उसको हम छोड़ देंगे। हम सिर्फ कौन सा कॉलोनी लेंगे, बी डी एंड ई वाला कॉलोनी को लेंगे। सो ऐसे हम क्लोनिंग साइट्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग मेनी नंबर ऑफ कॉपीज। और ए बी डी और ई का बहुत सारा कॉपीज हम बनाएंगे। समझ में आया? So that is regarding your cloning sites or recognition sites. Ligation of the foreign DNA is carried out at specific restriction sites present in one of the two antibiotic resistant. So हमने कहाँ पे cloning site use किया था, tetracycline resistant. tetracycline resistant पे हमने क्या किया, cloning site के हिसाब से use किया, ठीक है। So this is regarding your क्लोनिंग वेक्टर्स। सो क्लोनिंग वेक्टर्स का क्या क्या 3 चीज हमने पढ़े हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स में क्या क्या चाहिए, नंबर 1 हुआ तुम्हारा ऑरिसाइट। व्हाट इज द फर्स्ट वन, इट इज ऑरिसाइट, origin of replication. Okay, first thing what a thing should have, cloning vector should have. Second one is what, second one is your selectable marker. What is third one, third one is your cloning sites or recognition site. Okay, the next is cloning site or recognition site. So these are the 3 factors vector should have. Okay, next is your vector for cloning in plants and animals. क्लोन करने के लिए हम ज़्यादातर प्लांट हो तो कौन सा वेक्टर हम यूज़ करते हैं, एज ऑर्गेनिज्म किसको हम यूज़ करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम। ये एक तो बैक्टीरिया है, ठीक है। और प्लांट्स में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम, एनिमल्स में क्या यूज करते हैं, रेट्रोवायरस। प्लांट्स में एनिमल्स में ज्यादा बोला नहीं है, सो रेट्रोवायरस इज यूज फॉर क्लोनिंग एज क्लोनिंग वेक्टर्स इन एनिमल्स, रट्टा मार लो। और जब तुम्हारा प्लांट्स में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम कैसे काम आता है, देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम में एक तो मीन्स प्लास्मिड है, उस प्लास्मिड में वहाँ पे एक तो डीएनए मीन्स एक तो जीन सीक्वेंस है, उसको हम बोलते हैं टीडीएनए। व्हाट इज दिस, टीडीएनए। और इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम का काम करता है, उसमें टीआई प्लास्मिड बोल के एक तो
प्लास्मिड है जिसमें टीडीएनए सीक्वेंसेस है, और ये प्लास्मिड जो है ये ट्यूमरस है। ट्यूमरस का मतलब क्या होगा, वो उस घुसने के बाद अनकंट्रोलेबली ये सेल्स डिवाइड करता रहेगा, ये बैक्टीरियल सेल्स बड़बड़ करके डिवाइड करेगा, ट्यूमर प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया? सो अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट्स, सो ये पैथोजेनिक है, डिजीज कॉजिंग है, प्लांट्स में डिजीज कॉज कर रहा है, क्योंकि इट इज हैविंग अ पीस ऑफ डीएनए कॉल्ड एज व्हाट, टीडीएनए, एंड इट कन्वर्ट्स अ नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमरस सेल्स। ठीक है, सो ए वाला अच्छा नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, वो पैथोजेनिक फैक्टर जो ये इसमें जो भी जीन which is coding for what, that pathogenic tumor inducing pathogenic कैरेक्टर होगा ना, डिजीज कॉजिंग वाला कैरेक्टर, उसको हम हटा देंगे। हटा के वहां पे क्या डालेंगे, हमारा फॉरेन जीन को डालेंगे। किसको डालेंगे, हमारा फॉरेन जीन। अब ये थोड़े पैथोजेनिक रहेगा, नहीं रहेगा ना, लेकिन ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम क्या कर सकता है, उस प्लांट के भीतर घुस सकता है, क्योंकि उसका काम ही है प्लांट के भीतर घुसना। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम उस प्लांट के भीतर जाएगा, लेकिन पैथोजेनिक फैक्टर को हमने हटा के वहां पे क्या डाल दिया, मेरा वाला फैक्टर, पेस्ट रेसिस्टेंट फैक्टर को डाल दिया। तो अब वो भीतर जाने के बाद पैथोजेनिक होगा नहीं, वो क्या करेगा, पेस्ट रेसिस्टेंट जीन उस टॉक्सिक को प्रोड्यूस करेगा जो पेस्ट को रेसिस्ट करने में हेल्प करेगा, तो वो हमारा काम का आएगा ना। सो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स में हमारा डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। समझ में आया? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्शन एंड इनएक्टिवेशन, वो भी किस में आ रहा है, क्लोनिक वेक्टर्स में। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मार्कर जो है, सिलेक्टेबल मार्कर जो है, वो सिलेक्टेबल मार्कर हम रेसिस्टेंट कैरेक्टर को ना यूज करके, किसको ना यूज कर रहे हैं, रेसिस्टेंट कैरेक्टर को यूज नहीं कर रहे, हम लोग क्या करने वाला है, यहाँ पे एक तो कलर प्रोड्यूसिंग जीन को रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। देखो, इंसर्शन इनएक्टिवेशन का मतलब क्या है, इसमें हम एक तो दिस इज अ प्लास्मिड, ठीक है, ये प्लास्मिड है, इस प्लास्मिड में रेसिस्टेंट कैरेक्टर्स नहीं रहेगा, जैसे कि एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट, उसको ना देखे हम एक क्रोमेजेनिक सबस्ट्रेट को प्रोड्यूस करने वाला जीन, सोचो कि ये वाला जीन है जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, क्या है, बीटा गैलेक्टोसिडेज बोल के एक तो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, तो वो बैक्टीरिया जो है वो ब्लू कलर रहेगा। कौन सा कलर रहेगा, ब्लू। ठीक है, सो हम क्या करने वाले हैं, हम इस बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम कोडिंग जीन सीक्वेंस को सिलेक्टेबल मार्कर के हिसाब के दौरान यूज करने वाले हैं। कैसे, हम इस सेगमेंट को क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल के इस बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम कोडिंग जीन सीक्वेंस को वहां से हटा के उसमें हमारा फॉरेन डीएनए को क्या कर देंगे, डाल देंगे। अब क्या हो जाएगा, अब जब ये फॉरेन डीएनए पेस्ट रेसिस्टेंट जीन को यहाँ पे डाल दिया, तो इसको डालने के बाद सोचो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग उस बैक्टीरिया उस डालने के बाद उस बैक्टीरिया को लेके उस बैक्टीरिया में ये वाला जो हमने डाला था उसको प्लास्मिड को उसमें डाल देंगे। अब ये बैक्टीरिया बहुत सारा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा, सोचो कि कितना बैक्टीरिया, 6 बैक्टीरिया प्रोड्यूस किया, A B C D E एंड F, ऐसे करके 6 बैक्टीरिया प्रोड्यूस किया। अब क्या होता है कि इसमें से हमको समझ में आ जाएगा, इसमें जो ब्लू कलर रहेगा वो क्या नहीं है, रिकॉम्बिनेंट नहीं है, क्योंकि वो ब्लू कलर प्रोड्यूस कर रहा है का मतलब बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस कर रहा है। यदि बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस करेगा तो हमारा जीन थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, वो अपना ओरिजिनल वाला कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमने तो बीटा गैलेक्टोसिडेज सीक्वेंस को हटा के कौन सा डाल दिया था, हमारा फॉरेन डीएनए को डाल दिया था। तो यदि ब्लू कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो वाला क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, वो वाला हम लोगों का रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैरी नहीं कर रहा है, वो बैक्टीरिया ठीक नहीं है, वो क्लोन नहीं हुआ है। ठीक है, और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूसेस व्हाट, दे आर प्रोड्यूसिंग ब्लू कलर। रिकॉम्बिनेंट जो है वो क्या नहीं प्रोड्यूस करता, ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं करता। क्यों प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि हम वहां पे क्या कर दिया, उसको हटा के बीटा गैलेक्टोसिडेज को हटा के हमने वहां पे फॉरेन डीएनए डाल दिया।
तो ऑटोमेटिकली क्या नहीं करेगा, ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, तो ब्लू कलर कैसे प्रोड्यूस करेगा। मतलब मेरा फॉरेन डीएनए वहां पे घुस गया है, इसलिए वो लोग ब्लू कलर नहीं कर रहे। जो बैक्टीरिया ब्लू कलर नहीं होगा वो सब रिकॉम्बिनेंट है, और जो बैक्टीरिया ब्लू कलर होगा वो सब नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट को दूसरा नाम से भी बुला सकते हैं, क्या है वो, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग योर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये वाला टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर रिमूविंग, क्या कर रहे हैं, इंसर्टिंग a foreign DNA. Okay, so where is that thing? Yeah, we are inserting. So for example, I will draw and show you. Okay, so why the name is called as insertional inactivation? Insertional inactivation उसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो प्लास्मिड में से हम क्या कर रहे हैं, हमारा फॉरेन डीएनए उस जीन में इंसर्ट कर दे रहे हैं जहाँ पे बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम ये इंसर्ट करने के दौरान हम उसको इनएक्टिवेट कर दे रहे हैं, किसको, बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस करने वाले जीन सीक्वेंस को इनएक्टिव कर दे रहे हैं, उसको काम नहीं करने दे रहे, तो वो ब्लू कलर हो जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट वाला टॉपिक है कॉम्पिटेंट होस्ट। ओके, कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब क्या हुआ। सी, कॉम्पिटेंट होस्ट को जानने के लिए फर्स्ट तुम लोगों को कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है, होस्ट होता है जिसमें हम हमारा वेक्टर को भीतर डालने वाले हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट। वेक्टर क्या है, प्लास्मिड। सो प्लास्मिड है मेरा वेक्टर। सो इस वेक्टर को हम जिस चीज में भी डालेंगे, यदि बैक्टीरिया सेल में डालेंगे तो बैक्टीरिया हो जाएगा होस्ट, यदि वायरसेस में डालेंगे तो वायरस हो जाएगा होस्ट, यदि हम डाल रहे हैं प्लांट सेल में तो प्लांट हो जाएगा होस्ट, एनिमल सेल में डाल रहे हैं एनिमल सेल में डाल रहे हैं तो एनिमल हो जाएगा होस्ट। सो जिस चीज में हम डाल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, हम होस्ट। ठीक है, सो इस प्लास्मिड वेक्टर को हम डालने वाले हैं किसी भी होस्ट में, ताकि वो होस्ट में जाके उसका काम कर सके। अब ये होस्ट को के भीतर इसको जाने के लिए ऐसे ही हम नहीं डाल सकते, थोड़ा बहुत प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक में। सो कॉम्पिटेंट होस्ट क्या क्या होगा, ये तीन तरीके से, एक तो है तुम्हारा केमिकल मेथड, एक तो है फिजिकल मेथड, एक तो है बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, सो कितना मेथड हुआ, 3 मेथड। सो फर्स्ट मेथड वाला क्या है, वी आर यूजिंग केमिकल्स, केमिकल को डाल के हम उसको होस्ट के भीतर हमारे प्लास्मिड को घुसाने वाले हैं। ठीक है, सो क्या करेंगे हम, chemical treatment में divalent calcium ions, what we are putting, so imagine in the bacteria I want to introduce, बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। सो इसमें हमारा प्लास्मिड को डालना है, तो हम क्या करेंगे, ये बैक्टीरियल सेल को हम एक तो मीडियम में डालेंगे, वो मीडियम का नाम है, उसमें क्या रहेगा, डाइवैलेंट कैल्शियम आयोन्स। अब इस बैक्टीरियल सेल को यदि इस कैल्शियम आयोन मीडियम में डाल दे तो क्या हो जाएगा कि उसका सेल वॉल का पोर्स जो है, पोर्स का मतलब क्या है, होल्स जो है वो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, उसमें जाके हम इस प्लास्मिड को आस्ता उसके बगल में रखेंगे तो इंसर्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो घुस जाएगा, सेल के भीतर घुस जाएगा। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डाइवैलेंट कैल्शियम आयोन्स यूज करके एक तरीके से केमिकली हम होस्ट में वेक्टर को डाल सकते हैं। दूसरा वाला तरीका है तुम्हारा हीट शॉक ट्रीटमेंट, मतलब आइस में डालो सेल को, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा दो 42 डिग्री सेल्सियस, फिर से आइस में डालो। ऐसे क्या होता है कि सोचो कि हम लोगों का जब फीवर होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, मेडिसिन लेने के बाद टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम हो जाता है, फिर से टेम्परेचर बढ़ता है, फिर से कम होता है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि बाबा रेस्ट ज़रूर लेना। क्यों रेस्ट लेने के लिए बोल रहे हैं, जब हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर मॉडरेट ना होके ऊपर नीचे हो रहा है तो हम लोगों के बॉडी में इम्यूनिटी पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इम्यूनिटी पावर यदि कम हो जाए तो किसी भी चीज़ को हमारे सेल के भीतर घुसने के लिए
उतना ताकत रहेगा, हमारे बॉडी में वो ताकत नहीं रहेगा। तो हम जो भी चीज़ आए तो हम क्या कर देंगे, उसको एक्सेप्ट कर देंगे। इसी जैसा हम बैक्टीरियल सेल को क्या कर रहे हैं, हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट पे डाल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे घटा रहे, बढ़ा रहे घटा रहे, तो क्या हो जाएगा, अब रिकॉम्बिनेंट एक भी आसपास में रखने से ये बढ़ा रहे घटा रहे, सेल वॉल वगैरह सब फ्लेक्सिबल हो जाएगा, आरडीएनए अपने आप क्या हो जाएगा, इजीली उसके भीतर घुस जाएगा। ठीक है, सो ऐसे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के दौरान भी हम क्या कर सकते हैं, आरडीएनए को होस्ट में घुसा सकते हैं। दिस इज द नेक्स्ट मेथड बाय विच वी कैन इंट्रोड्यूस। उसके बाद वाला मेथड क्या है तुम्हारा, एक मिनट, वो वाला होगा तुम्हारा फिजिकल मेथड। ओके, सो व्हाट इज फिजिकल मेथड, एक तो है माइक्रो इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब आरडीएनए को हम बैक्टीरियल मीन्स बैक्टीरियल सेल में क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन के दौरान भीतर घुसा रहे हैं। माइक्रो इंजेक्शन क्योंकि ऑटोमेटिकली आरडीएनए तो बहुत ही छोटा होगा, सो उसको हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के भीतर घुसा दे रहे हैं, बैक्टीरियल न्यूक्लियस के भीतर घुसा रहे हैं। उस इक्विपमेंट जो यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं ग्लास माइक्रो पिपेट। नहीं, यदि इंजेक्शन ना कर रहे हैं तो दूसरा तरीका फिजिकल में क्या होगा, बाय यूजिंग बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। सो हम क्या कर रहे हैं, आरडीएनए को एक तो कोटिंग, सो इमेजिन दिस इज आरडीएनए, उसको एक तो कोटिंग डाल देंगे। कोटिंग ज्यादातर क्या करते हैं, टंगस्टन मटेरियल गोल्ड से कोटिंग करके बुलेट्स बना लेते हैं हम, आरडीएनए का बुलेट बना लिया। अब ये बुलेट को हम क्या करेंगे, माइक्रो गन में डालेंगे, गन में डाल के ठुजुम शूट करेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो सेल के भीतर घुस जाएगा। सो ऐसे दो तरीके हैं, माइक्रो इंजेक्शन या बायोलिस्टिक जीन गन मेथड के दौरान हम होस्ट में हमारे आरडीएनए को घुसा सकते हैं। लास्ट है तुम्हारा डिसआर्म्ड पैथोजेंस। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिसआर्म्ड पैथोजेंस। वो हमने बोला था बैक्टीरिया या वायरस को यूज करके हम प्लांट के भीतर इस वेक्टर को घुसा रहे हैं। जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफिफेशियम में टीआई प्लास्मिड है, उस प्लास्मिड को हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफिफेशियम में डाल के, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफिफेशियम को हम यदि किसी एक प्लांट के पास जाके रख दे, वो पैथोजेनिक है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफिफेशियम, उसका तो मेटाबॉलिज्म है ही, अपने आप घुस जाएगा, उसके साथ साथ कौन भी घुस जाएगा, वेक्टर भी घुस जाएगा। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके भी हम एक्टोसेल में हमारे वेक्टर को वहां तक पहुंचा सकते हैं। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो खतरनाक है, तो हमको उसको क्या करने पड़ेगा, डिसआर्म करना पड़ेगा, मतलब उसका हाथ पांव सब बांध के, उसका डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स को हटा के सिर्फ अच्छे वाला फैक्टर्स को रख के उसको भीतर डालना पड़ेगा। इसलिए उसको बोलते हैं डिसआर्म्ड पैथोजेंस, पैथोजेंस विच आर डिसआर्म्ड, विच आर नॉट हार्मफुल। ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, घुसा सकते हैं इनटू द होस्ट। सो ऐसे 3 मेथड से हम बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल मेथड से हम होस्ट में आरडीएनए को डाल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम आरडीएनए के बारे में पढ़ाएंगे, जो ऑलरेडी इंग्लिश में हो चुका है, हिंदी में फिर से समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू।